गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज विकास कुमार एंड आई एम फैकल्टी इन अध्ययन द एफर्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग जो वीडियो सीरीज में एक न्यू पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज फॉर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स for EE or EEE branch, and that paper is actually electrical machine 2। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे। आज का जो पेपर दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन 2। ठीक, बिफोर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट एक जरूरी इंफॉर्मेशन। 19th अक्टूबर 2021 से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी आपको एडमिशन लेना है वो 19th अक्टूबर 2021 से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सभी ब्रांचेज में स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, ईसी। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो इस डेट को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है कि 19th अक्टूबर 2021 से न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही हैं। ऑलरेडी बैचेज रनिंग है, लेकिन उसमें काफी कुछ पढ़ाई हो चुका है। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में जो स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा, अच्छा खासा इसमें टॉपिक कवर हो गया। अब तो चैप्टर 1 जो है वो एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक कोर पेपर है और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर है। जबकि जो सेकेंड यूनिट है वो है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, फिर थर्ड यूनिट जो है वो है आपको सिंक्रोनस जनरेटर, फोर्थ यूनिट जो है वह है आपको सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसके बाद आपका स्पेशल मशीन भी इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, स्पेशल मशीन भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये मिला जुला कर आपका 5 यूनिट है, जिसमें कि ये चैप्टर 1 काफी बड़ा है, बहुत बड़ा यूनिट है चैप्टर 1। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। यूनिट 1 दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे ताकि कुछ चीज क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक, क्योंकि प्रिंसिपल में कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जिसको कवर करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से प्रिंसिपल समझ में आए। तो इसलिए हम लोग पहले इसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट को समझेंगे। इंडक्शन मोटर, क्यों इंडक्शन मोटर इसका नाम पड़ा, ये भी जब हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे एट दैट टाइम हम आपको डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये बहुत ही रोबस्ट टाइप का मशीन होता है। जो भी हेवी ड्यूटी वर्क करवाना रहता है इससे हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का एक वाइटल यूज है। आजकल इंडियन रेलवे 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंजन बना रही है, उसको यूज कर रहा है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर काफी जगहों पर यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक, तो अगर पूरे मशीन की बात करें तो पूरे मशीन में आपको बेसिकली 2 तरह के पार्ट देखने को मिलेगा। एक तो होता है स्टैटर और दूसरा होता है रोटर। तो स्टैटर जो होता है ये मशीन का स्टैटिक पार्ट होता है। मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, स्थिर रहेगा, ये नहीं घूमता है मशीन के अंदर। और रोटर जो होता है मशीन का वो डायनेमिक पार्ट होता है, यानी ये क्या करेगा, मूव करेगा, रोटेट करेगा। ये डायनेमिक वाला पार्ट है। ठीक, यानी ये किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। ठीक,
अब स्टेटर हो या रोटर हो, इन दोनों को ही हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो इनके लिए जनरली चूज किया जाता है, दैट इज एक्चुअली सॉफ्ट आयरन। हम लोग सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटर एंड रोटर। ठीक, अब अगर हम लोग इसके ये बात करें कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं, तो देखिए ऐसा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी हाई होता है। ठीक, अब आप लोग अगर थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़े होंगे तो उसके अंदर भी हम ये चीज को डिस्कस करते हैं अपने क्लास में कि कोई भी मशीन के अंदर बेसिकली कोर लॉस होगा, और कोर लॉस दो तरह के लॉसेस से मिलके बनता है। एक को बोलते हैं हम लोग कोर लॉस को, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोर लॉस को देखें, ठीक है, कोर लॉस को, तो बेसिकली ये दो लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है। वन इज हिस्टेरिसिस लॉस, पीएच से डिनोट किए हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, और एक होता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉस कंबाइंड फॉर्म में कोर लॉस कहलाते हैं। अब इन दोनों लॉसेस को अलग अलग तरीके से एनकाउंटर करते हैं, कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। अगर हम लोग इनको कम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि मशीन अननेसेसरली बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब उस पर ही हम सारा वाइंडिंग वगैरह किए रहते हैं, तो वाइंडिंग का इंसुलेशन बर्न करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है या बर्न कर सकता है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि मशीन गर्म हो। तो मशीन जो गर्म होता है, तो अगर उसको लोग देखें कि भाई मशीन क्यों गर्म होता है, तो ड्यू टू दिस कोर लॉस। तो कोर लॉस दो तरह के लॉसेस से मिलकर बना, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस, यानी ये दोनों मिलकर मशीन को क्या करते हैं? हीट अप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो हम लोग को इसको काउंटर करना रहता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को अगर हमको काउंटर करना है, तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? ये काउंटर बाय चूजिंग द प्रॉपर मटेरियल। अगर हम लोग प्रॉपर मटेरियल को चूज करेंगे तो उससे ये हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए फिर हम लोग को क्या देखना पड़ता है? बीएच कर्व देखना पड़ता है। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस का डेफिनेशन ही क्या है? तो हिस्टेरिसिस लॉस का डेफिनेशन ही है आपको एरिया अंडर द बीएच कर्व। आप ऐसा बीएच कर्व लोअर सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे। तो ये जो बीएच कर्व में ये जो एरिया आया, दिस एरिया अंडर द बीएच कर्व इज एक्चुअली हिस्टेरिसिस लॉस। जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होगा। इसलिए हम ऐसा मटेरियल को चूज करते हैं जिसका एरिया अंडर द बीएच कर्व क्या हो? कम हो, यानी नैरो बीएच कर्व हो। तो नैरो बीएच कर्व जनरली किस तरह के मटेरियल्स का होता है? तो उन मटेरियल्स का होता है जिनकी परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी क्या होगी? काफी ज्यादा हाई होगी। अगर परमिएबिलिटी मटेरियल का बहुत ज्यादा हाई है तो मटेरियल का बीएच कर्व नैरो बनेगा, जिस वजह से आपका हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। अगर हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली कोर लॉस कम होगा, और कोर लॉस कम होगा तो मशीन अननेसेसरली गर्म नहीं होगी। ठीक, परमिएबिलिटी क्या होता है? तो ये किसी मटेरियल का एबिलिटी होता है, क्षमता होता है खुद से होकर फ्लक्स को पास कराने का। ये मान लेते कोई मटेरियल है, ठीक है, ये अगर अपने अंदर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स को 10 फ्लक्स को पास करा सकता है, और ये कोई दूसरा मटेरियल है, ये अपने अंदर से 20 फ्लक्स को पास करा सकता है, तो बोलेंगे इसकी परमिएबिलिटी हाई है, क्योंकि ये खुद के अंदर से ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्सेस को पास करा सकता है, या यूं बोलेंगे ये ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स को बियर करने में कैपेबल है। इसलिए ये मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या बोलेंगे? इस मटेरियल की तुलना में हाई बोलेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा कि मटेरियल अगर हम लोग ज्यादा चुनेंगे, मतलब ज्यादा प्रॉपर मटेरियल अगर चुनेंगे, देन वी कैन काउंटर द हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, उसी तरह से एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस का मतलब क्या हुआ कि
ये जो एडी करंट होता है इसको सर्कुलेट, ये एडी करंट होता है ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट। एडी का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटिंग करंट। एडी का अगर हम लोग सिंपल मीनिंग देखेंगे, एडी का अगर हम लोग सिंपल मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? भंवर। इसका सिंपल मतलब क्या होता है? भंवर। ठीक है, तो ये एडी जो है ये इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से सर्कुलेट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको सर्कुलेट करता हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाई दिस एडी करंट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग करंट है ये। ठीक है, इस तरह से गोल गोल घूमता है। अब इसको इस तरह से घूमने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए ताकि ये प्रॉपरली सर्कुलेट कर सके। ठीक, तो एडी करंट को अगर आपको काउंटर करना है तो आप उससे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को छीन लीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। देन यू कैन इजिली काउंटर द एडी करंट लॉस। तो आप एडी करंट लॉस को काउंटर कर लोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि एक कॉपी है, तो ये थोड़ा पतला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? अच्छी खासी मोटी है। अब आप इससे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैसे छीनोगे? तो अगर आप इससे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को छीनना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस कॉपी को पतले पतले पेज में डिवाइड कर दो, बांट दो, यानी इसके स्लाइस बना लो, टुकड़े टुकड़े कर दो। टुकड़े टुकड़े इस तरह से नहीं, एक स्ट्रिप यानी चादर, चदरा के फॉर्म में, जैसे मेटल का स्ट्रिप होता है ना चदरा, उस फॉर्म में इसको क्या कर दो? कटिंग कर लो। एक एक पेज अलग अलग जैसे होता है, बिल्कुल वैसा इसको कटिंग कर लो सिंगल पेज के फॉर्म में। अब एक पेज से दूसरे पेज को अलग करने के लिए बीच में लेमिनेशन लगा दो। ठीक है, सिलिकॉन का या वार्निश पेंट, आप कुछ भी लगा सकते हो। पैसा अच्छा खासा है तो सिलिकॉन यूज कर लो, कम है तो वार्निश पेंट यूज कर लो। ठीक है, तो आप इसमें सिलिकॉन या वार्निश पेंट का लेमिनेशन लगा दो। उसके बाद ऐसे ही सारे पेजेस में आप कर लो। उसके बाद क्या करो? आप इनमें ग्लू लगा दो, गम, और फिर इसको चिपका दो ऐसे। ठीक है, और इसको एक प्रेस के नीचे, हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबा के थोड़ी देर के लिए 6 से 8 घंटे के लिए रख दो। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। लेकिन अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ये एक पेज से दूसरा पेज डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। अब आप इसमें क्या कर दिए? बीच में लेमिनेशन लगा दिए, यानी अब इस पूरे मटेरियल का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो आपको बस एक सिंगल पेज के जितना दिखेगा। तब अब इस सिंगल छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में एडी करंट को सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा सर्कुलेट। तो आप एडी करंट को क्या कर लोगे? मिनिमाइज कर लोगे। ठीक, तो जब आप इस चीज को दबा के रखते हो, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टैगरिंग। उसको हम लोग स्टैगरिंग बोलते हैं। स्टैगरिंग मतलब पतले स्ट्रिप में काट कर ग्लू लगाकर आप उसको चिपका दो। ठीक है, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टैगरिंग। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। तो हम क्या बोले? जो भी आप मटेरियल चुनोगे, उस मटेरियल आप क्यों चुन रहे हो? हिस्टेरिसिस लॉस को काउंटर करने के लिए। तो उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए उसको पतले पतले स्ट्रिप मतलब पत्ती में, चदरा में काट लो। काटने के बाद स्टैगरिंग प्रोसेस के थ्रू उसको आप जमा दो, तो फिर उससे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो बाय डूइंग सच अरेंजमेंट यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द कोर लॉस इन द मशीन। ये फिनोमेना, ये जो काम है, ये आप स्टेटर और रोटर दोनों के साथ करते हो। ठीक है, दोनों के साथ करते हो। ठीक, इस तरह से आप उसके अंदर स्टेटर रोटर के अंदर कोर लॉस को क्या कर लेते हो? मिनिमाइज कर लेते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मशीन में जब आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, ठीक है, तो आप इन बातों को लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मशीन में दो पार्ट होता है, स्टैटर और रोटर। स्टैटर स्टैटिक पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टैटर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत तरह के हैं। उसमें हम लोग किससे बनाते हैं? तो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। स्टैटर और रोटर दोनों के अंदर हम लोग कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? तो पहले कोर लॉस जो होता है वो दो तरह के लॉसेस से मिलकर बना होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करना या एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना बेहद जरूरी क्यों है? मतलब इन अदर वे,
दूसरे भाषा में बोले, दूसरे शब्दों में बोले तो कोर लॉस को रिड्यूस करना बेहद जरूरी क्यों है? ताकि आप क्या कर सको, मटेरियल को एक्सेस हीट होने से, मशीन को एक्सेस हीट होने से आप बचा सको। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, हिस्टैरिसीस लॉस को काउंटर करते हो। उसके लिए आप प्रॉपर मटेरियल चुनते हो, ऐसा मटेरियल जिसका बीएच कर्व क्या हो, नैरो हो। और तो किन मटेरियल का बीएच कर्व नैरो होता है? तो उन मटेरियल का जिनका परमेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो मटेरियल आता है उससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? तो पहले मटेरियल को पतले स्ट्रिप में कट कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिप्स के बीच में आप लेमिनेशन लगा सकते हो। लेमिनेशन के लिए आप सिलिकॉन या वार्निश पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर दैट उसमें ग्लू या गम लगाकर आप एक प्रेस के नीचे आप दबा के कुछ आवर्स के लिए रख दो। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज staggering. By doing this staggering process you are actually reducing the cross sectional area of the material, and when you reducing the cross sectional area of the material actually you are minimizing the eddy current. ठीक है, तो इस तरह से आप एडी करंट लॉस को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्टर अगर हम लोग देखें इंडक्शन मोटर को, ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्टार्टर है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें 3 फेज वाइंडिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज एक्चुअली स्टार्टर एंड दिस इज एक्चुअली रोटर। इसको हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जो होता है ये वाला जो है दिस इज एक्चुअली रोटर वाइंडिंग। ठीक, स्टार्टर वाइंडिंग जो रहता है ये 3 फेज स्टार्टर वाइंडिंग होता है। ये 3 फेज स्टार्टर वाइंडिंग जो है, स्टार्टर में स्लॉट्स बने रहते हैं। स्लॉट्स मतलब एक तरह का खांचा बना रहता है। उन्हीं खांचों में, उन्हीं स्लॉट्स में हम लोग वाइंडिंग को क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज वाइंडिंग है, मान लेते हैं ये आर है, ये वाई है, ये बी है। ठीक है, तो या इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जो भी आपको नोटेशन यूज करना है, इसको सी मान लो। तो हम ए बी सी ले लिए। तो अगर ये फेज ए है तो इधर से तार डालोगे तो निकालोगे कहीं ना कहीं से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन निकालोगे तो ये ए डैश हो जाएगा। इधर से आप तार डालोगे तो कहीं ना कहीं से निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी डैश। आप तार सी से डालोगे तो कहीं ना कहीं से निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा सी डैश। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, 3 फेज वाइंडिंग है। ए डैश एक कॉइल बनाएगा, बी डैश दूसरा कॉइल बनाएगा, सी डैश तीसरा कॉइल बनाएगा। टोटल कितने हो, एक कॉइल एक फेज के लिए होता है। तो टोटल कितने फेज हो जाएंगे, तो 3 फेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फेज वाइंडिंग किस में किए जाते हैं, तो स्टार्टर में जो स्लॉट्स बने रहते हैं उनमें इन 3 फेज वाइंडिंग्स को किए जाते हैं। इनमें से जो ये ए से जो बी स्लॉट होगा या वाइंडिंग होगा, फेज ए से फेज बी का जो वाइंडिंग होगा, ये एग्जैक्टली स्पेस में 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड रहता है। अब देखो यहां से एंगल अगर मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल आपको कितना डिग्री दिखेगा, 120 डिग्री। यहां से ये एंगल अगर आप मेजर करोगे तो ये कितना दिखेगा, 120 डिग्री। यानी ये तीनों फेज जो रहते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहते हैं स्पेस में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्या रहा, स्टार्टर था। अब अगर हम लोग बात करें रोटर की, ठीक है, तो रोटर में क्या होता है, रोटर इज अ डायनेमिक पार्ट, यानी रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन विच रोटेट्स अराउंड द एक्सिस। किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड ये क्या करेगा, रोटेट करता है। अब इंडक्शन मोटर की अगर हम लोग रोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्क्विरल केज और एक होता है वुंड रोटर या स्लिप रिंग टाइप। ठीक है, तो अगर हम लोग रोटर की बात करें, इंडक्शन मोटर के रोटर की, तो देखो रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है और ये भी फेरोमैटिक मटेरियल से बनाया गया है। इसमें भी आपको कोर लॉस को कम करने के लिए हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस कम किए। तो जैसा काम आप स्टार्टर में करते हैं बिल्कुल कार्बन कॉपी वही काम आपका रोटर में भी होता है। ठीक, अब लेकिन अगर रोटर की बात करें तो रोटर 2 तरह का है। एक होता है जिसको कि हम लोग, एक है आपका स्क्विरल केज, स्क्विरल केज मतलब गिलहरी का पिंजड़ा टाइप, यानी स्क्विरल केज टाइप रोटर होता है। और जो दूसरा होता है दैट इज स्लिप रिंग टाइप, या इसी का दूसरा नाम है वुंड रोटर। वुंड रोटर, तो आप या तो स्क्विरल केज टाइप रोटर
या वुंड रोटर, ये दो तरह के रोटर चलते हैं। वन बाय वन देखेंगे। स्क्विरल केज, स्क्विरल मतलब गिलहरी का गुफा, मतलब पिंजड़ा। तो गिलहरी का पिंजड़ा जो है वो कैसा दिखेगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा एंड रिंग लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब इस एंड रिंग ऐसा दो को लेंगे हम, हमारा हो सकता है डायग्राम प्रॉपर ना हो बट समझने के लिए काफी है। ऐसा एंड रिंग लेंगे, इनमें कॉपर के बार्स, वाइंडिंग नहीं, बार, बार मतलब रॉड जैसा, कॉपर का या एल्यूमिनियम का रॉड इस्तेमाल में लेते हैं। तो इसमें कॉपर के बार को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट कर दिए, ठीक है, इस तरह से इंसर्ट कर दिए, ठीक है। मेरा डायग्राम हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, ठीक है। इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको बोलते हैं एंड रिंग, ठीक है। ये जनरली जो है आपके ब्रास के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो रहते हैं ये आपके कॉपर या एल्यूमिनियम के बार्स होते हैं, मतलब रॉड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको रिबीट यानी टाइट कर दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो इससे ये क्या बनाता है, एक तरह का क्लोज्ड सर्किट बनाता है, ठीक। अब जब इसको बना लेंगे, आफ्टर दैट इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने के बाद स्क्वीड कर देते हैं। स्क्वीड का मतलब जैसे कपड़ा होता है, धोने के बाद आप क्या करते हैं, उसको हल्का निचोड़ देते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐंठ देंगे। स्क्वीड मतलब ऐंठना, बनाने के बाद उसको इस तरह से स्क्वीड कर देंगे। स्क्वीड करने से, स्क्वीड करने से आपको कुछ बेनिफिट्स है, कुछ एडवांटेज है। तो वो आपको बेसिकली क्या एडवांटेज है, तो बेसिकली आपको दो एडवांटेज है। नंबर वन क्या होता है, स्क्वीविंग करने से एक तो ये नॉइज को रिड्यूस कर देता है। क्यों नॉइज को रिड्यूस करता है, क्योंकि मशीन के अंदर टॉर्क यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वीविंग करने से आपका मशीन के अंदर टॉर्क यूनिफॉर्म होगा, हर बार पे एक जैसा, हर जगह एक जैसा टॉर्क लगेगा, जिससे मशीन कम नॉइज करेगा या नॉइज काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज आता है सेकेंड, वो क्या है, इट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक लॉकिंग। ये मैग्नेटिक लॉकिंग के टेंडेंसी को रिड्यूस करता है। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग स्टैटर के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो स्टैटर बेसिकली हम तो सीधा बना दिए थे, लेकिन एक्चुअली में स्टैटर ऐसा दिखता है, इस तरह का स्टैटर आपको दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए दिखेगा। हम पूरा में कोशिश करेंगे कि, अच्छा ठीक है, जब पूरा बना ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो स्लॉट है वो स्टैटर के अंदर ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये स्टैटर के अंदर स्लॉट दिखेंगे, ठीक है। ये है आपका स्टैटर, ठीक। ऐसा आपको स्टैटर दिखता है, ठीक। और यहां पर जो होता है, इन्हीं में आप वाइंडिंग्स को, ये स्लॉट्स हैं, इन्हीं में आप वाइंडिंग्स को क्या करते हो, वुंड करते हो। इन स्लॉट्स में, इन स्लॉट्स में आप वाइंडिंग लपेटते हो, ठीक। और इसके नीचे रोटर, रोटर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। रोटर भी बिल्कुल आप ऐसा ही बना लो, ठीक है। हो सकता है मेरा एग्जैक्ट ना बने, पर कोई बात नहीं, आप रोटर भी ऐसा ही बना लो, ठीक है। ठीक, इस तरह से आप रोटर बना लिए, ठीक। तो ये टिथ होता है, ये भी टिथ होता है,
ठीक है। इनके बीच अगर देखोगे, अगर हम लोग स्क्यूबिंग नहीं करें तो आप मेरे हैंड को देखो, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरा क्या हो जाता है, इसमें इस तरह से सीधा सीधा, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया यहां भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड एरिया तो ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ तो ये क्या होगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इस रोटर को इसके इनर्शिया से बाहर निकालने में ज्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। लेकिन अगर हम अपने हैंड को थोड़ा स्क्विड कर दें, ऐंठ दे, इस तरह से ऐंठ दिए, इस तरह से हम कर दिए, मान के चलो ऐसे ऐसे ऐंठ दिए, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से क्या हो गया, यहां पर मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। तो स्क्विंग करने से आपको मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। ये जो है थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट हो गया, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज स्क्विंग, ठीक। अब आपका इसका एक जो डिसएडवांटेज बोल लीजिए, ठीक है, आगे चल के इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपको स्क्विरल केज टाइप के रोटर होते हैं, इनमें हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस वगैरह को ऐड नहीं कर सकते, जिस वजह से हम लोग इसमें जो आपका स्टार्टिंग करंट वगैरह है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए इसमें सुधार करना पड़ता है। तो आगे जब हम लोग देखेंगे इंडक्शन मोटर में फर्दर टॉपिक, तो फिर हम लोग रोटर में, स्क्विरल केज में और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर टाइम बिंग इतना आपके लिए काफी है। अब जो दूसरा तरह का जो इसमें रोटर इस्तेमाल में लिया जाता है, दैट इज, दूसरा जो है दैट इज स्लिप रिंग टाइप, स्लिप रिंग टाइप। अब स्लिप रिंग टाइप कैसा होगा, तो ये आपका स्टेटर, सॉरी हाँ, ये आपका क्या रहेगा, रोटर सर्किट रहता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रोटर सर्किट, और ये आपका स्टेटर सर्किट है। तो स्टेटर हम लोग जनरली डेल्टा में ले लिए हैं, ठीक है। ये है आपका स्टेटर, ठीक है। अब क्या है, हम लोग यहां पर एक शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली शाफ्ट। अब शाफ्ट में आप यहां पर बनाओगे स्लिप रिंग्स, शाफ्ट में यहां बना दिए स्लिप रिंग्स, इस तरह से शाफ्ट में आप इस तरह से स्लिप रिंग्स बना दिए, और इनमें लगा देंगे कार्बन के ब्रशेस, इस तरह से, ये कार्बन का ब्रश है। तो दिस इज एक्चुअली कार्बन ब्रश, और ये जो बना है दिस इज एक्चुअली स्लिप रिंग्स, दिस वन इज एक्चुअली शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट होता है, ये इसके एक्सिस पर है, मतलब ये जो रोटर है इसी पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां से अगर कनेक्शन हम लोग देखेंगे तो ये आपका इस तरह से रोटर का कनेक्शन है, और यहां पर से आपको इस तरह से ये एक तरह का हैंडल है, ठीक है। अब क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, REXT, ठीक। अब स्लिप रिंग में क्या हो सकता है, आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस को रोटर सर्किट के साथ सीरीज में ऐड कर सकते हो। आप इस हैंडल को जैसे ही पुश करोगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस देखिए इस तरह से इसके साथ ऐड हो गया, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस तरह से इसके साथ ऐड हो गया, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रोटर के इस सर्किट के साथ ऐड हो गया। मतलब ये तीनों एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, रोटर वाइंडिंग के साथ ऐड किए जा सकते हैं, किसमें, स्लिप रिंग टाइप में। स्लिप रिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ में इस तरह के स्लिप रिंग्स होते हैं जिनमें कार्बन के ब्रशेज रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्लिप रिंग टाइप। तो ऐसा स्लिप रिंग टाइप में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करने से बेसिकली दो फायदा होता है। पहला, you can decrease the amount of current at the time of starting। इंडक्शन मोटर जो होता है वो स्टार्टिंग के समय में
जो इसका रेटेड करंट है उससे 6 से 7 गुना ज्यादा, यानी 6 to 7 टाइम्स ज्यादा करंट को सप्लाई से ड्रॉ करता है, खींचता है। ऐसा क्यों होता है ये आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो है वो ज्यादा करंट डिमांड करता है सप्लाई से। ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, आएगा आगे पर, ठीक है। फॉर टाइमिंग इतना जानिए कि ये ज्यादा करंट को ड्रॉ करता है। तो उस चीज उस वजह से क्या होता है, ये रोटर वाइंडिंग जल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसको सीरीज में ऐड करते हैं, जिससे कि ये ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करता है और एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करता है और फिर ये बचा रह जाता है, ठीक है। एक बार जब इंडक्शन मोटर का रोटर घूमने लगता है तो उसके बाद हम चाहे तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं। इसको आप लीवर को खींच दीजिए उस तरफ, ये यहां से खुल जाएगा तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हट जाएगा और रोटर सर्किट से। दूसरा एडवांटेज क्या है, इससे आप स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हो, स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस ऐड करने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, किसमें, तो स्लिप रिंग टाइप रोटर में, ठीक है। ये दोनों फैसिलिटी आपको स्क्विरल केज टाइप रोटर में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये दो बेसिक एडवांटेज है। स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे मिनिमाइज करते हैं वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपको बेसिकली एडवांटेज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, ठीक। तो ये आपको एंटायर चीज क्या था, कंस्ट्रक्शनल पार्ट था। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया हुआ होगा। वंस अगेन आप 19 अक्टूबर को नया बैच शुरू हो रहा है, आप कॉल करके वहां इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।